वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में आप नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और यह चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यानी अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे फुल डिटेल्स में और एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज अ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। नो 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 नो, केमिकल नहीं, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। और क्या प्रोसेस है? एनाबॉलिक नहीं, कैटाबॉलिक। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन बायोकेमिकल। क्या? बायोकेमिकल। तो ये आपको याद रखना है। नंबर 1 रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नंबर 2 बायोकेमिकल प्रोसेस है। नंबर 3 फिजिको केमिकल प्रोसेस है। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो रेस्पिरेशन में होता है एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है एंड बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का उपयोग होगा बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। यानी एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, ऑक्सीजन लो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। इसीलिए कहते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, ओके, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन एंड बॉडीज कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या होगा? यूटिलाइज होगा। एंड अब जो ऑक्सीजन लिए उसका यूटिलाइज होगा। यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। बॉडी में न्यूट्रिशन के दौरान जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में उस ऑक्सीजन का उपयोग होगा। कहां होगा? इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। सोचिए आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो कहां जा रहा है? बॉडी के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां उसका उपयोग हो रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स, है ना। पावर हाउस घर में लाइन देता है, और सेल्स में पावर हाउस कौन है? पावर ग्रिड कौन है सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया। टू प्रोड्यूस द एनर्जी। और क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। सम ऑफ विच इज स्टोर्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड्स। और कुछ जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो उस एनर्जी से हम काम कर रहे हैं, आपको क्लास ले रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरा एनर्जी जो फॉर्म किया वो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, जैसे घर में बैटरी रहता है ना, और वो एनर्जी स्टोर रहता है, लाइन कटा तो काम किया, तो वो एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। मॉलिक्यूल्स एज बायोकेमिकलॉजिकल यूजफुल एनर्जी। तो बायोलॉजिकल यूजफुल एनर्जी जो होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। ओके, तो उस रूप में ये स्टोर होता है। लेकिन हम जो ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और इसमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम है और नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ये सब भी हम लोग जान रहे हैं कि इस एयर में, तो यानी कि हम जब लेते हैं तो नाइट्रोजन भी लेते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, वो घूम फिर के बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो एक टर्म है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। जो ये मिक्सचर है एयर का, इस एयर के मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस एक टर्म है, वो टर्म भी हम लोग यहां पर स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये क्या है? इज द प्रेशर, पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस इज द प्रेशर। नाम से ही प्रेशर, तो प्रेशर है। इट एक्सर्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। गैसेज के जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में पार्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर है वो हम लोग स्टडी करते हैं। किस टर्म में? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज। गैसेज का मिक्सचर का टोटल प्रेशर काउंट किया गया इनटू परसेंटेज ऑफ ए गैस इन द मिक्सचर। अब उस मिक्सचर में जितना परसेंटेज है उस गैस का, उतना ही उसका ऑक्सीजन का
प्रेशर होगा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होगी जिस गैस का, उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका कम होगा संख्या उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि कितना उपस्थित है उस मिक्सचर में उसके परसेंटेज के आधार पर ही पार्शियल प्रेशर हम लोग काउंट करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो हमारा एयर में है वो कितना है, 78.62%। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर के इस एयर में 78.62% है, याद रखेंगे। और ऑक्सीजन कितना है, 20.84%। यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। नाइट्रोजन 78.62% और ऑक्सीजन मात्र 28.4%, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम लोग 21%। इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर इस ऑक्सीजन का कम होगा और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। क्लियर है, क्योंकि इसकी उपस्थिति ज्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पार्शियल प्रेशर भी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। इसलिए पार्शियल प्रेशर जो नाइट्रोजन का है वह होता है 597 मिलीमीटर मरकरी। ओके, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर याद रखेंगे, एयर में कितना है, 597 मिलीमीटर मरकरी। और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है एयर में वह है 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर, तो ये पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर। मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। ओके, और पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है उसे हम लोग PO2 इस तरह से लिखते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं PCO2 इस प्रकार से। क्लियर है, तो कैसे लिखा जाता है ये भी मालूम आपको हो गया। हम लोग देख रहे हैं कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेज हैं। ठीक है, 2 फेज है। एक है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे कि हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ओके, और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको कि हम लोग टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्लियर, तो रेस्पिरेशन के 2 फेजेज, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसका नाम क्या है, ब्रीथिंग। इंटरनल रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, टिश्यू। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस पर होता है। क्लियर, वो रेस्पिरेटरी सरफेस पर होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कहां होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस पर। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है वो सेलुलर लेवल का चीज है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो ये सेलुलर लेवल का चीज कौन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन को 2 भाग में बांटते हैं, एक हुआ ब्रीथिंग और दूसरा हुआ रेस्पिरेशन। दिस इज द ब्रीथिंग। ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, ब्रीथिंग। यानी ऑक्सीजन बाहर निकाल, ऑक्सीजन अंदर लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, दिस इज द ब्रीथिंग, दिस प्रोसेस इज ब्रीथिंग। ठीक है, लेकिन वह ऑक्सीजन अंदर जाता है, बॉडी के सेल के में जाता है, और सेल में जाकर के वो क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है। कैसे, ग्लूकोज को तोड़ करके। तो वो जो प्रोसेस है वो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि सेल में होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरा सब चीज देखेंगे। ऑक्सीजन ऑफ एयर और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड, यहां क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहां क्या होगा, ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, यहां ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ सेल्स। ठीक है ना, सेल्स के, ब्लड के सेल्स में ऑक्सीजन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहां से। दिस इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस। और यह जो इंटरनल रेस्पिरेशन है यह है फिजिको केमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग इज नॉट अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। यह क्या है, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। यहां फूड ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए। दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। सो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन ऑक्सीजन जब ब्लड के सेल में चला जाता है और वहां माइटोकॉन्ड्रिया में जब काम करता है तो फूड को वो ऑक्सीडाइज करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है।
तो वहां पर क्या है, फिजिको केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है। यहां क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इसमें एंजाइम्स भाग लेते हैं, कैसे होते हैं कि किस तरह से होते हैं सब देखेंगे। लेकिन यहां एंजाइम्स नॉट इन्वॉल्व, ब्रीथिंग में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ब्रीथिंग और इंटरनल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। इंटरनल रेस्पिरेशन को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंसेज आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग होते हैं, उनका नेचर कैसा नेचर का एनिमल्स है उस हिसाब से अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होता है। जैसे बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, एक देखिए बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन क्या होता है, थ्रू बॉडी सरफेस, या बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, यानी ठीक सरफेस से ही रेस्पिरेशन होते रहते हैं, उसके सरफेस से ही आपको ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन हम लोग में क्या है, नोज है हम लोग के पास, हमारा बॉडी सरफेस से नहीं होता है। ये देखा जाता है किसमें, प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा, पारामीशियम, ये सब में बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होते हैं। स्पॉन्जेज, साइकॉन, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा, टिनोफोर्स एंड फ्लैटवर्म्स, इन सब में क्या होते हैं, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। तो याद रखेंगे प्रोटोजोन्स में, प्रोटोजोन्स कौन कौन है, अमीबा, पारामीशियम, यहाँ बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन देखा जाता है। स्पॉन्जेज साइकॉन में देखा गया है, सोलेंट्रेट्स हाइड्रा में देखा गया है, टिनोफोर्स फ्लैटवर्म्स में बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होते हैं। और स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, या कहिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है, वो होता है स्किन के द्वारा, स्किन से, ठीक है ना, माने स्किन चमड़े से। एनिलिड्स में दैट इज अर्थवॉर्म और लीच, जोक, अर्थवॉर्म और लीच है ना, केचुआ, जोक, इन सब में देखा गया है। और एम्फीबियस फ्रॉग्स में भी देखा गया है क्या, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस किस में होता है ये अब आप लोग को मालूम हो गया। एनिलिड्स, एनिलिड्स कौन कौन है, अर्थवॉर्म, लीच, तो एग्जांपल देख लिए। एम्फीबियस आपका फ्रॉग्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होते हैं। और भी जो रेस्पिरेशन है, जो थर्ड रेस्पिरेशन है, वह है ट्रैकियाल रेस्पिरेशन। कौन सा, ट्रैकियाल रेस्पिरेशन। ये ट्रैकियाज के थ्रू होते हैं, एयर ट्यूब्स, ट्रैकियाज एयर ट्यूब्स के थ्रू होते हैं। ये पाया जाता है किसमें, इंसेक्ट्स में, मोस्टली इंसेक्ट्स में देखा जाता है ट्रैकियाल रेस्पिरेशन। इंसेक्ट्स में आपको सेंटीपेड्स में, मिलीपेड्स और सम स्पाइडर्स में आपको ये ट्रैकियाल रेस्पिरेशन होते हैं ट्रैकियाज के थ्रू। नेक्स्ट जो रेस्पिरेशन है वह ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जो कि स्किन के थ्रू होते हैं, इसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह पाया जाता है एक्वेटिक एनिमल्स में, फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स। यदि एक्वेटिक एनिमल्स में आपको स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन दिखाई देता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। जैसे कि क्रूसेटिशियंस, जैसे कि एग्जांपल इसका प्रॉन, याद रखेंगे प्रॉन, प्रॉन में कैसा है, तो ब्रांचियल रेस्पिरेशन। एक्वेटिक मोलस्क में यूनियो, एक्वेटिक मोलस्क यूनियो में, कार्टिलेज फिशेज, कार्टिलेज फिशेज में स्कोलिडोन, बॉडी फिशेज, लैबियो और टैडपोल्स में ब्रांचियल रेस्पिरेशन होते हैं। और नेक्स्ट लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, हम लोग खुद मैन है ना, एनिमल्स जो आप देख रहे हैं बॉडी पर, ये आप आसपास जो देख रहे हैं एनिमल्स, लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फाउंड इन सम स्नेल्स, कुछ स्नेल्स में देखे जाते हैं। एंड ऑल द रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ओके, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, कुछ स्नेल्स को ले लीजिए, ठीक है ना, और बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इन सभी में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होते हैं, यानी लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, मैन का रेस्पिरेशन देखते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है। और हम लोग को अपना इलाज करना है, नीट निकालना है, डॉक्टर बनना है, तो चलिए स्टडी करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैमल्स, मैमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं किसमें, मैन में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो मैन में जो रेस्पिरेशन होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी कम जो मशीन जो लगा हुआ है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। एक हो गया आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
और दूसरा है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। 2 पार्ट्स में बांट दिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हम सिर्फ सिंगल ही है लंग्स जो स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में 1 हम लोग स्टडी करेंगे क्या, लंग्स, मात्र लंग्स ही है। लेकिन ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है जहां से कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, वो जो एरिया है वो 7 पार्ट्स में उसको हम लोग डिवाइड किए हैं और स्टडी करेंगे सभी को। फर्स्ट हमारा है नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल लेयर्स। सेकंड हम लोग स्टडी करेंगे नेसल चैम्बर्स। थर्ड स्टडी करेंगे इंटरनल लेयर्स और कोएनाई। फोर्थ देखेंगे लैरिंगोफैरिंग्स। फिफ्थ देखेंगे लैरिंग्स। सिक्स्थ है हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप एंड सेवेंथ जो है वह हमारा है प्राइमरी ब्रोंचाई। तो ये 7 भाग में हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो डिवाइड किए हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहला जो हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो देखते हैं वह है हमारा नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स, दिस इज नॉस्ट्रिल्स, ये जो छेद है दिस इज द नॉस्ट्रिल्स, यही नॉस्ट्रिल्स है। जो नाक का जो छेद है ना, जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, दिस इज द नॉस्ट्रिल्स, यही नॉस्ट्रिल्स है, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं। क्लियर? दीज आर 1 पेयर, एक जोड़ा है ना, एक ये और एक ये, 1 जोड़ा 1 पेयर यानी 2। 1 पेयर स्मॉल होते हैं, ओवल होते हैं अपर्चर और प्रेजेंट जस्ट एबव द अपर लिप। और ये हमारा ऊपर वाला जो लिप है ठीक इसके ऊपर यह होता है, ये सब कोई देख रहा है। तो नॉस्ट्रिल्स एक्सटर्नल लेयर्स आपको मालूम हो गया, कंफ्यूज नहीं होंगे नॉस्ट्रिल से। सेकंड जो हम लोग देखते हैं, अब ये नॉस्ट्रिल्स जो है वो चला जाएगा कहाँ, नेसल चैम्बर में, है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज द नेसल चैम्बर्स। अब श्वास गया अंदर और नेसल चैम्बर्स में चला जाएगा। दीज आर ए पेयर ऑफ लार्ज चैम्बर्स, ये लार्ज चैम्बर्स है, इनक्लोज्ड इन द नेसल कैप्सूल्स, नेसल कैप्सूल से इनक्लोज्ड होता है और सेपरेटेड बाय अ नेसल सेप्टम, और इसको सेपरेट करता है नेसल सेप्टम। और प्रत्येक को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है ना। दोनों जो नेसल चैम्बर्स है इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं। एक है हमारा वेस्टिबुलर पार्ट, बी है रेस्पिरेटरी पार्ट और सी है ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो नेसल चैम्बर्स को ही 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, वेस्टिब्यूलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये जो आप शुरू में जो देख रहे हैं, हम जैसे ही सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर जो स्टार्टिंग में ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द वेस्टिबुलर पार्ट। क्लियर है? अब वेस्टिबुलर पार्ट के बाद अब आप जो ये रेड वाला जो एरिया देख रहे हो, दिस इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है, यह रेस्पिरेटरी रीजन हो गया। और ठीक इसके ऊपर जो है यह है ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी पार्ट। तो ये 3 पार्ट में हम लोग किसको डिवाइड किए हैं, नेसल चैम्बर्स को। क्लियर है? अब इस नेसल चैम्बर्स को वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी पार्ट तीनों का हम लोग स्टडी करते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आप देखिए वेस्टिबुलर पार्ट, सबसे एंटीरियर पार्ट है, सबसे आगे का भाग है ना, इट इज द एंटीरियर, और सबसे छोटा है स्मॉलर पार्ट है, बस ये छोटा सा एंटीरियर और स्मॉलर पार्ट। आपको बाल रहेंगे, देखिए नाक में अंगुली डालिए, देखिए बाल दिखाई देगा, ठीक है ना। इट इज लाइंड बाय हेयरी स्किन, हेयरी स्किन से लाइंड होते हैं, है ना, चमड़े रहते हैं लगे हुए चारों तरफ और उसमें बाल रहते हैं। विच एक्ट्स एज अ फिल्टर, जो कि फिल्टर की तरह कार्य करता है। यानी हमारे नाक में ऑलरेडी, हमारे नोज में फिल्टर लगा हुआ है ना। नॉस्ट्रिल से अंदर जैसे ही जाइएगा तो सबसे पहला वेस्टिबुलर पार्ट में घुसिएगा, जैसे ही वेस्टिबुलर पार्ट में घुसिएगा, है ना, तो आपको वहां पर आपको हेयरी स्किन फिल्टर के रूप में लगे हुए, एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ लार्ज साइज डस्ट पार्टिकल्स, और लार्ज साइज जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं इसको ये शुरू में ही रोक देता है। क्लियर? तो उसके लिए यह हमारा कौन सा पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुल। अब ठीक वेस्टिबुलर पार्ट के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रेस्पिरेटरी पार्ट। अब ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट, रेड वाला पार्ट मिडिल पार्ट है, इट इज द मिडिल पार्ट, ठीक है ना। और यह लाइंड होता है किससे, ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर रेस्पिरेटरी, ग्लैंडुलर और वैस्कुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। यहां इसको लाइंड किए हुए रहता है कौन, इसको लाइंड करता है ग्लैंडुलर
और वैस्कुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम विच एक्ट्स एज एन एयर कंडीशनर, जो कि एसी का काम करता है, एयर कंडीशनर की तरह, एसी की तरह यह काम करता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। अब थर्ड जो पार्ट है वह ओल्फैक्टरी पार्ट, जो सबसे ऊपर है, पोस्टीरियर पार्ट है ना। तो ये इट इज द पोस्टीरियर पार्ट, यह पोस्टीरियर पार्ट है, सबसे पीछे होता है, लाइंड बाय ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, या ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से लाइंड होता है। क्लियर? ये किससे लाइंड होता है? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से, विच हेल्प्स इन स्मेलिंग, जो कि सुगंध लेने में मदद करता है। तो ये याद रखना है कि ओल्फैक्टरी पार्ट है जो कि स्मेलिंग में मदद करता है, और ये लाइंड होता है किससे? ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से। इसके पहले जो मिडिल पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं वह लाइंड है ग्लैंडुलर और वैस्कुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से, और यह एसी की तरह काम करता है, एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। और इसके पहले सबसे आगे फ्रंट में जो लड़ाई लड़ता है दैट इज वेस्टिबुलर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है, यह लाइंड होता है हेयरी स्किन से, है ना। और इसका जो वर्क है वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को, रोकता है अंदर प्रवेश करने से। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जो नेसल चैम्बर जो है, ईच नेसल चैम्बर इज विथ 3 स्क्रॉल लाइक प्रोसेसेज कॉल्ड कॉन्कियल और टर्मिनल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेसल चैम्बर्स फॉर बेटर एयर कंडीशनिंग एंड स्मेलिंग। अब क्या हो ना, अंदर में जो एसी है ना वह काम बहुत अच्छा से करता है, और लास्ट में जो ओल्फैक्टरी रीजन है वह भी काम अच्छा से करता है। तो ये 3 रीजन जो है, वेस्टिबुलर और रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी रीजन, ये तीनों रीजन्स में क्या हो गया है कि आपको 3 स्क्रॉल लाइक प्रोसेसेज है, ठीक है ना, जिसको कि कहते हैं कॉन्कियाई या टर्मिनल्स। क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, कॉन्कियाई और टर्मिनल्स। ये देखिए इस तरह से रहेगा, कॉन्कियाई या टर्मिनल्स, ये यूं 3 यूं, ठीक है। ये इससे क्या होता है ना कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और बेटर तरीके से और बढ़िया तरीका से सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और इस तरह से जब रहते हैं, ठीक है ना, तो ये होता क्या है कि इससे सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, और इससे होता क्या है कि एयर कंडीशनिंग का काम ज्यादा बढ़िया से करेगा, है ना, फिल्टरिंग का काम अच्छी तरह से करेगा, स्मेलिंग का काम अच्छी तरह से करेगा। तो और इसके लिए क्या होता है? कॉन्कियाई या टर्मिनल्स। क्लियर? अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ नेसल रेस्पिरेशन। अब ये जो नेसल रेस्पिरेशन है इसका क्या महत्व है ये हम लोग देखते हैं। नेसल चैम्बर्स हेल्प करता है सबसे पहला वार्मिंग में। हम लोग ठंडे के समय में भी सांस लेते हैं, बहुत ठंड मौसम है, तो ये जो हमारा अंदर में एसी जो लगा हुआ है ठंड में हवा को गर्म कर देता है यहीं पर, तो वार्मिंग करने का काम करता है। बाय हीट रेडिएटेड बाय द ब्लड एज वेरी कोल्ड एयर ऑफ विंटर में फ्रीज एट द लंग टिश्यूज, जिसके द्वारा आपका लंग टिश्यू जो है वो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो वार्मिंग का काम भी जो है आपका शुरू में ही हो गया। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर का फिल्ट्रेशन करने का काम भी यही हो जाता है ना, बाय हेयर ऑफ वेस्टिबुलर पार्ट। आपका एयर कंडीशनिंग का काम यही हो जाता है, ब्रिंगिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, है ना, बॉडी टेम्परेचर के बराबर एयर को टेम्परेचर कर देता है, मॉइस्टनिंग कर देता है, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से काम हो विथ इवेपोरेटेड म्यूकस, म्यूकस के द्वारा इवेपोरेटेड म्यूकस एज द ड्राई एयर वुड किल द लंग सेल्स, क्योंकि ड्राई एयर जो है वो लंग सेल्स को किल कर देगा, इसलिए यहीं पर आपको उस एयर को ड्राई भी से आपको क्या कर देगा, इवेपोरेटेड कर देगा, ठीक है ना। देखते हैं सर्दी निकलता है तो ज्यादा अंदर में म्यूकस फॉर्म करेगा तो निकलेगा, फ्लो होगा। स्टरलाइजिंग, और स्टरलाइजिंग होता है यानी किल करता है किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है बाय लाइसोजोम ऑफ म्यूकस। म्यूकस में जो लाइसोजोम्स मौजूद रहते हैं उसकी मदद से अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसी को यहीं पर वो किल भी करने का काम करता है ऑफ द इंस्पिरेटरी एयर। क्लियर? तो ये सारे काम जो करते हैं वो कहां होता है, नेसल रेस्पिरेशन में। और इट आल्सो हेल्प इन स्मेलिंग, और स्मेलिंग में तो हमारा ओल्फैक्टरी रीजन भाग लेता ही है, ठीक है। इसीलिए नेसल चैम्बर द नेसल रेस्पिरेशन इज एडवांटेजेस ओवर माउथ ब्रीथिंग। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सांस लो बाबू तो मुंह से मत लो, माउथ से नहीं लो, नेसल चैम्बर नोज से लो। क्लियर? तो नेसल रेस्पिरेशन का क्या एडवांटेज है माउथ ब्रीथिंग के, ये आपको समझ में आ गया कि क्यों हम लोग नेसल ब्रीथिंग पर फोकस करते हैं। क्लियर? अब आप थर्ड पार्ट में आ जाइए, इंटरनल लेयर्स और कॉन्काई देखिए। तो मैंने बताया ही था कि इंटरनल लेयर्स और कॉन्काई,
दीज आर ओपनिंग्स ऑफ नेसल चैम्बर्स इन द नेसोफैरिंक्स एंड आर क्लोज्ड बाय उवला ड्यूरिंग सैलोइंग। अब जो हमारा इंटरनल लेयर्स और कॉन्काई जो है वह ओपनिंग्स होता है नेसल चैम्बर्स में जाकर के, ठीक है, इन द नेसोफैरिंक्स, फिर नेसोफैरिंक्स में जाकर के ये ओपन होगा, यहां से फिर ये क्या करेगा, यहां जाकर के ओपन होता है नेसोफैरिंक्स में, और क्लोज्ड बाय उवला ड्यूरिंग स्वैलिंग, और यही पर उवला रहता है जिससे कि ये क्लोज भी होता है कि अगर कोई मुंह से खा रहे हैं ना और वो नेसल चैम्बर्स में ना चल जाए तो यहाँ पर उवला ढक्कन लग जाएगा और वो नेसल चैम्बर्स में नहीं जाता है। कभी कभी कहते हैं ना नाक में चढ़ गया खाना है ना, तो उवला ढक्कन को ढका नहीं, उसके पहले आपका घुस गया। क्लियर? तो ये उवला का काम क्या होता है ये समझ में आया। इंटरनल लेयर्स और कॉन्काई के पास रहता है। ये जो कॉन्काई है ना जो हम लोग देखे, यहीं पर आपको उवला रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैरिंगोफैरिंक्स। अब लैरिंगोफैरिंक्स जो है वो फैरिंक्स का लोअर पार्ट है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ फैरिंक्स। अब हम लोग देख रहे हैं लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फैरिंक्स, यूसोफेगस, लैरिंग्स, ये लैरिंग्स में आपको रहते हैं लैरिंगोफैरिंक्स, और इट इज ए स्लिट लाइक अपर्चर कॉल्ड ग्लोटिस, और इसके पास स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ग्लोटिस। ये देखिए ये इपीग्लोटिस है यहां पर, विच कैन बी क्लोज्ड बाय ए लीफ लाइक बाइलोब्ड कार्टिलेज कॉल्ड इपीग्लोटिस, जो कि लीफ लाइक होते हैं, पत्ती की तरह रहते हैं, ठीक है ना, यहां पर, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, इपीग्लोटिस। ड्यूरिंग द सैलोइंग, कोई चीज हम लोग सैलोइंग कर रहे हैं ऑफ द फूड बोलस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया, जो कि इपीग्लोटिस जो है उसका काम है कि सैलोइंग के दौरान फूड को ट्रैकिया में जाने से रोके। फूड को ट्रैकिया में जाने कौन नहीं देता है, तो इपीग्लोटिस। ओके, तो ये हमारे को रहा, यहां पर है लैरिंगोफैरिंक्स। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, फिफ्थ है हमारा लैरिंग्स। लैरिंगोफैरिंक्स हम लोग देखें, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारे को लैरिंग्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स ही है जो कि हमारे को वॉइस बॉक्स है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स। यह स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, थिन होता है, पतला होता है, स्मॉल थिन, वाल ट्यूबुलर पार्ट प्रेजेंट इन द नेक, नेक में उपस्थित होता है आपको लैरिंग्स, जिसको कि हम लोग कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स ही जो है हमारा, ये क्या करता है कि इसमें जो होते हैं कार्टिलेज रहते हैं, ठीक है ना, और ये प्रिवेंट करे कि कोलैप्सिंग नहीं हो, टकराए नहीं, है ना, क्योंकि इसका काम तो बहुत है, वोकल करने का काम है ना। तो इट इज सपोर्टेड बाय 4 कार्टिलेजेज, तो इसमें 4 तरह के कार्टिलेजेज पाए जाते हैं और वो इसे सपोर्ट करते हैं कि आपके जो लैरिंग्स है, ठीक है ना, वो वोकल कॉर्ड यानी आवाज करने के दौरान एक दूसरे से टकरा करके नष्ट ना हो। तो उसमें आपको 4 कार्टिलेज पाए जाते हैं, उसमें एक रहते हैं, 1 रहते हैं क्रिक्वाइड, एक क्रिक्वाइड पाया जाता है, क्लियर है, एक क्रिक्वाइड पाए जाते हैं, दूसरा रहता है थायरॉइड एडम्स एप्पल, और 2 एरिटिनॉइड्स रहते हैं, और 2 एरिटिनॉइड्स यहां पर पाए जाते हैं। और इट इज लाइंड बाय स्टेसिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम, और ये लाइंड होते हैं कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम से। कौन? लैरिंग्स। लैरिंग्स किससे लाइंड होता है? कॉलमनर सिलिएटेड इपिथेलियम से, द सीलिया ऑफ विच बीट आउटवर्ड्स एंड इजेक्ट द अनवांटेड पार्टिकल्स, और इसमें जो सीलिया मौजूद रहते हैं वो बिट होते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, जिससे क्या होता है कि अनवांटेड पार्टिकल्स जो रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है। और ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन है यह है आपका इपीग्लोटिस, ठीक है, और थायरॉइड कार्टिलेज ये रेड वाला पोर्शन है। आपको एरिटिनॉइड कार्टिलेज रहता है, यह आपका है एरिटिनॉइड कार्टिलेज है, और ये जो है आपका क्रिक्वाइड कार्टिलेज है, ओके। और यहां पर रहता है, ये देखिए यहां पर रहता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब ये सब कार्टिलेज जो हैं, जो रह रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्टिलेजेज जो हैं, ठीक है। अब ये कार्टिलेज एक दूसरे से टकराए नहीं, जब वोकल हो रहा है, साउंड निकल रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि इसको सपोर्ट करने वाले यहां पर 4 तरह के, ठीक है ना, सपोर्टेड होते हैं 4 तरह के कार्टिलेज से, 1 क्रिक्वाइड, 1 थायरॉइड
एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं, और 2 एरिटेनॉइड्स के द्वारा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है ना, विंड पाइप। दिस इज द ट्रैकिया विंड पाइप, है ना, यहां पर रहता है, जो कि ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, जहां से कि आपको फिर ये डिवाइड होगा तो ब्रोंचाई होगा, और ये फिर आपको लंग्स में, एक लंग्स ये हो गया और दूसरा लंग्स ये हो गया, इन दोनों लंग्स में ये फिर प्रवेश करेगा, ठीक है ना। तो ट्रैकिया जो होता है ये लंबा होता है 10 से 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है ना, 10 से 11 सेंटीमीटर यहां से ये यहां, है ना, यहां तक रहता है। तो 11 सेंटीमीटर का रहता है, थिन, पतला रहता है, वाल्ड, थिन वाल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, डाउनवार्ड रन करता है, रन्स डाउनवार्ड थ्रू द नेक इन फ्रंट ऑफ ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के आगे रहता है, ठीक है ना, और ये आपको नीचे की तरफ रन करता है, सपोर्टेड बाय 16 to 20 डॉर्सली, 16 to 20 डॉर्सली इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग, ठीक है ना, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस ट्रैकियल रिंग से ये क्या होते हैं, इसको सपोर्ट किया हुआ रहता है, ओके, इनकम्प्लीट है, और ये कितने 16 से 20 तक रहते हैं, इसकी संख्या है 16 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए, विच प्रिवेंट इट्स कोलैप्सिंग, जो इसको कोलैप्सिंग करने से रोकता है, और इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्टेसिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, और इसको लाइंड करता है, क्या अंदर में लाइंड करता है कौन, स्यूडो स्टेसिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया लगा रहता है, महीने 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 ब्रश की तरह रहेगा, सिलिएटेड सीलिया रहेगा। सीलिया का काम क्या है, हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द डस्ट और फूड पार्टिकल्स, जो कि डस्ट और फूड पार्टिकल्स को लंग्स में जाने से रोकता है, बैक्टीरिया इटीसी, बैक्टीरिया को, विच आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस, ये जो अंदर में जो रहेगा, ठीक है ना, ये पतले पतले धागे रहेंगे, पतले 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 बाल की तरह, दिस इज सिलिएटेड स्टेसिफाइड एपिथेलियम, यहां पर म्यूकस रहेगा, ठीक है ना, और उसी म्यूकस में वो ट्रैप्ड हो जाते हैं और वो अंदर नहीं जा पाता है लंग्स में। तो दिस इज द ट्रैकिया विंड पाइप स्ट्रक्चर। अब ट्रैकिया के बाद आपको सबसे पहला क्या होगा कि यह ट्रैकिया जो है ये प्राइमरी ब्रोंचाई, ठीक है, जो कि आपको इंटर करेगा लंग्स में। यह 1 पेयर होता है, एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग में जाएगा। 1 पेयर ऑफ अ स्मॉल थिन वॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के डिवीजन के द्वारा बनता है एट द लेवल ऑफ 5th थोरैकिक वर्टिब्रा। कहां पर यह डिवीजन होता है, 5th थोरैकिक वर्टिब्रा पर यह डिवीजन होता है और प्राइमरी ब्रोंचाई फॉर्म करता है ना। ट्रैकिया जो है 5th थोरैकिक वर्टिब्रा पर फॉर्म करता है। द राइट ब्रांचस इज वाइडर, राइट वाला जो ब्रांचस जो होगा वह वाइडर होगा, दाहिना हाथ जो है थोड़ा सा ब्रॉडर रहता ही है, तो राइट जो ब्रांचस है वो वाइडर रहेगा। शॉर्टर भी रहता है, थोड़ा छोटा रहता है, वो वाइडर जब है तो वजन दोनों तरफ सेम रहे इसलिए थोड़ा छोटा हो जाता है। एंड मोर वर्टिकली प्लेस्ड, और मोर वर्टिकली प्लेस्ड होता है। दीज आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, और इसे भी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट करते हैं, ओके। और ईच प्राइमरी ब्रांचस इंटर्स द लंग थ्रू द हाइलस एंड फॉर्म्स अ ब्रांचियल इंटरकॉम, और प्रत्येक प्राइमरी ब्रांचस जो है वो लंग में इंटर करेगा, ठीक है ना, और वहां पर नट वाल्टू रहेगा थ्रू द हाइलस, जहां से इंटर करेगा उस नट वोल्ट को हम लोग कहते हैं हाइलस, और फॉर्म करता है ब्रांचियल इंटरकॉम, और जिसे कि हम लोग कहते हैं ब्रांचियल इंटरकॉम। तो यहां तक में हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ लिए। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन को लिया और ले करके लंग्स में ले जाना। तो ये ट्रैक्ट पाइप का काम किया, पूरा का पूरा ये प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए, ताकि अच्छी तरह से बढ़िया से शुद्ध गैस हमारे लंग्स में पहुंचना चाहिए, है ना, जैसा तैसा नहीं पहुंचना चाहिए, उसके लिए पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना हुआ, ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोग कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारा कौन है, मैन में लंग्स है, ओके। इसलिए मैन के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मैन का रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। 2 लंग्स रहते हैं, 2 लंग्स, ओके। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पीछे वाला सारा क्लास रिवीजन करेंगे, classandtest.com वेबसाइट पर जाएंगे, जा करके और स्टडी शुरू करेंगे। थैंक यू।